हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो अब बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्क्रैच से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। अब एक चीज ध्यान से समझना है कि मैम क्या इसके अलावा मुझे और कुछ करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको सारे के सारे पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन भी करवा दूंगी साथ साथ में। और इसके बाद आपको कोई और मटेरियल रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ बेटा वो सेल्फ सफिशिएंट आपकी रीडिंग के लिए भी, रिवाइजिंग के लिए भी, हर चीज के लिए। ठीक है, पेपर में जो लिख कर आना है वो भी चीज इसके अंदर ही मार्क है। अब देखो मेरी एक बात ध्यान से समझना, मैम हम कर क्या रहे हैं? हम करने वाले हैं मैम कंपनी लॉ। हम एक कंपनी का पूरा एक्ट समझेंगे, कंपनी लॉ क्या है वो समझेंगे। तो कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले क्या ये जरूरी नहीं है कि मैं जान लूं कि ये कब आया था, किसके ऊपर लगता है, इसका नाम क्या है? बिल्कुल। तो इसीलिए सबसे पहली चीज तो मैं अपनी जो बात है उसको दो सेक्शन में बाइफरकेट करूंगी, विच इज सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 1 है, उसमें 4 सब सेक्शन है आपके, जो की बात करता है कंपनी लॉ का शॉर्ट टाइटल क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013। कब आया था ये एक्ट? 2013 के अंदर। और शॉर्ट टाइटल क्या है, प्यार से क्या बोलते हैं इसको? द कंपनीज एक्ट 2013। अब एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रही हूँ मैं आपको। कोई भी अगर आप एक्ट का नाम लिखते हो तो कोई भी एक्ट का जो पहला इनिशियल अल्फाबेट होता है वो आपका कैपिटल लेटर में होता है। जैसे कि कंपनीज का द का टी, कंपनीज का सी, ए एक्ट का ए। ठीक है, ऐसे ही कोई भी एक्ट ले लो, जैसे कि आप एलएलपी एक्ट ले लो 2008, तो एलएलपी में लिमिटेड का एल, लायबिलिटी का एल और पार्टनरशिप का पी, ये जो चीजें होती है आपकी कैपिटल होती है। कैपिटल लेटर्स के अंदर उनको दिखाओगे, ठीक है जी, अपर केस के अंदर। सेकंड सबसेक्शन 2 एक्सटेंट की बात करता है। भाई ये जो आपका कंपनीज एक्ट है ये लगेगा किसके ऊपर? ये होल ऑफ इंडिया पे लगेगा, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब होल ऑफ इंडिया मतलब भाई होल ऑफ इंडिया, सब चीजें। पर मैम ये क्या चीज यहाँ पे लिखी हुई है? 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द लैंड बेस ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है, देखो थोड़ी सी ना पिक्चर के ऊपर मत जाना, ये आपका लेट्स सपोज इंडिया है, तो इंडिया का ना जो ये वाला पोर्शन है, जो कोस्टल एरिया के बाहर का जो पोर्शन है, जो इंडियन ओशन है, ये बेसिकली आपका स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन कहलाता है, एक्सक्लूसिव जोन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस लैंड बेस से 200 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है, 200 किलोमीटर तक का एरिया वो भी इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब किलोमीटर मत कंसीडर करना, जो हम वाटर के ऊपर जो डिस्टेंस कंसीडर करते हैं उसे हम नॉटिकल माइल्स में करेंगे। तो इंडिया के लैंड बेस से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है वो भी इंडिया का पार्ट ही माना जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद कमेंसमेंट, ये कब कमेंस हुआ था? ये जो एक्ट है कमेंस कब हुआ था? अब एक चीज ध्यान रखना, कमेंसमेंट में ना दो चीजें होती है, एक तो इनैक्टमेंट की डेट और एक हमारी कमेंसमेंट की डेट। ठीक है, जिस दिन हमारा जो एक्ट है उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, प्रेसिडेंट ने जी उसके ऊपर साइन कर दिए कि भाई ये एक्ट कानून अब लागू हो जाएगा, ये एक्ट बनने की जो डेट है, जिस दिन उसने उस पर साइन करे हैं, वो मेरी है इनैक्टमेंट की डेट, जो कि कौन सी थी? 29 अगस्त 2013। ठीक है जी। अब जिस दिन उस एक्ट के प्रोविजंस लगने चालू हो जाएंगे, एक्ट के प्रोविजंस लगने चालू हो जाएंगे, उनकी डेट को हम कहते हैं कमेंसमेंट की डेट। आप मेरी बात समझ रहे हो? जिस दिन प्रेसिडेंट अप्रूव करती है कि भाई ये मेरा कानून बनके तैयार हो गया, वो मेरी इनैक्टमेंट डेट है। पर जिस दिन से उस कानून में लिखे हुए प्रोविजंस लगने चालू हो जाएंगे, वो मेरी क्या हो जाएगी? कमेंसमेंट की डेट। ये सेम भी हो सकती है, ये डिफरेंट भी हो सकती है। डिफरेंट डेट आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट प्रोविजंस फॉर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर प्रोविजन की अलग अलग डेट स्पेसिफाई कर सकता है कि ये वाला प्रोविजन इस दिन से लगेगा, ये वाला प्रोविजन इस दिन से, ये वाला प्रोविजन इस दिन से। जो सेक्शन 1 आया था, ये चारों चीजें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी, ये आपकी 30 अगस्त 2013 से लगनी चालू हो गई थी। समझ में आया? इनैक्टमेंट और कमेंसमेंट में डिफरेंस क्या है? इनैक्टमेंट मतलब कि किस दिन उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, किस दिन वो फाइनल कानून बनकर तैयार हो गया। अब उस कानून में लिखी हुई बातें वो किस किस दिन लगनी चालू हो जाएगी, वो बात करते हैं कमेंसमेंट की डेट की। ठीक है, चौथा पॉइंट जो हमें कवर करना है वो क्या? एप्लीकेबिलिटी है। भाई एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? कंपनीज एक्ट है तो कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। पर कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डिफाइंड है, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है। तो इसका मतलब सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 2 बेटा आपका डेफिनेशनल क्लॉज है, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट में लगने वाली तमाम डेफिनेशंस यहाँ पे दे रखी है सेक्शन 2 के अंदर। समझ में आ गया? तो सेक्शन 2 के क्लॉज 20, क्लॉज क्यों मैम? जो डेफिनेशंस है वो अनरिलेटेड है एक दूसरे से। एक डेफिनेशन अलग है, दूसरी डेफिनेशन अलग है, तीसरी डेफिनेशन अलग है, अनरिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे क्लॉज वर्ड यूज किया गया, या है वो आपको पता है। ठीक है,
अब इसमें पेपर में आने जैसा क्या है? पेपर में इसमें से कुछ नहीं आएगा। इसके अंदर क्या है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैम जो मेरा सेक्शन 1 बात करता है कंपनीज़ एक्ट का, वो बात करता है शॉर्ट टाइटल, द कंपनीज़ एक्ट लिखूँगा। इसके बाद एग्ज़ामिनेशन डे तक मुझे जहाँ-जहाँ पे द कंपनीज़ एक्ट 2013 को रेफ़रेंस देना है, मैं TCA कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखूँगा, परफेक्ट है। एक्सटेंड पूरे इंडिया पे लगने वाला है। कमेंसमेंट, ये मेरी कमेंस हो गई थी 30 अगस्त को, और जो एनैक्टमेंट डेट थी वो तो थी 29 अगस्त। एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस पे एप्लीकेबल होगा? कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। पर अब मुझे ये समझना है कि कंपनी मतलब कौन सी कंपनी। तो चलो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन में कहती है वो कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट का मतलब 2013 वाले एक्ट के अंदर, एंड एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। भाई ये लाइन लिखने की नीड क्यों पड़ गई, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ? ये लाइन लिखने की नीड इसलिए पड़ गई बिकॉज मुझे ये बताओ, क्या जो टाटा है, क्या जो रिलायंस की कंपनी है, वो 2013 के बाद बनी है? नहीं जी, ये तो कंपनी थी, ये तो उससे पहले बन रही थी। तो ये वाली कंपनी कहाँ जाएँगी? इस वाली कंपनी में क्या कोई लॉ नहीं लगेगा? लगेगा। क्या कोई एक्ट नहीं लगेगा? लगेगा। पर कौन-सा वाला? इससे पुराने वाला। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर कंपनी आपकी इस एक्ट में बनी या इससे पुराने वाले किसी भी एक्ट के अंदर बनी थी, वो भी इस डेफिनिशन में कवर होगी, उसको भी कंपनी मानेंगे और उसके ऊपर हमारे कंपनी लॉ के प्रोविजंस लगाएँगे। मैम पहले वाले कौन-कौन से एक्ट थे? बेटा एक एक्ट आया था आपका 1956 में, एक आया था उससे पहले 1913 में, एक आया था उससे पहले 1882 में और एक उससे पहले 1866 में। क्या ये मुझे याद करने हैं? बिल्कुल नहीं करने। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि कंपनीज़ एक्ट की डेफिनिशन के अंदर कंपनी को कैसे डिफाइन कर रखा है? वो कंपनी जो इस एक्ट में बनी या फिर इससे पहले वाले किसी कंपनी लॉ में बनी। ऐसी भी कंपनी हो सकती है ना जो कि 1956 से पहले बनी हुई हो, तो वो इस एक्ट में फॉलो कर गई, इस एक्ट में, तो इसलिए ये लाइन का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब मैम क्या सिर्फ कंपनी ही आएँगी जो इस एक्ट में बनी हुई है? नहीं। इन्होंने साथ-साथ में एक इंक्लूजन प्रोविजन लगाया कि इस कंपनी की डेफिनिशन के अंदर आपकी इंश्योरेंस कंपनी, आपकी बैंकिंग कंपनी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और आपकी ऐसी कोई कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है, और साथ-साथ में आपकी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है, वो भी इंक्लूड होगी। इसका मतलब कंपनी लॉ के प्रोविजंस उस पे भी लगने वाले हैं। कंपनी लॉ के प्रोविजन नॉर्मल कंपनी पे तो लगेंगे ही, साथ-साथ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और ऐसी कंपनी जो कि किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सीजी ने नोटिफाई किया है, उन सब के ऊपर लगेंगे। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, मैम इसका मतलब है सारी कंपनी पे लगेगा प्लस बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा, फिर ये अलग-अलग से बताने की क्या ज़रूरत हुई हमें? बेटा ये अलग-अलग से इसलिए बताया क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का अपना खुद का एक एक्ट है। क्या है? इंश्योरेंस एक्ट 1938। साथ-साथ में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। मतलब इन कंपनीज का अपना खुद का भी एक एक्ट है। सिमिलरली बैंकिंग कंपनीज का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है। समझ रहे हो? इन कंपनीज का अपना खुद का भी एक्ट है, तो इसीलिए इन कंपनीज को स्पेसिफिकली बताया गया कि आपका खुद का एक्ट फॉलो करो और साथ-साथ में कंपनीज़ एक्ट के जो प्रोविज़न है उनको भी फॉलो करो। पर मैम अगर एक ऐसे पॉइंट पे हम आके खड़े हो गए, जहाँ पे इनका एक्ट करता है ये वाला काम करना है और कंपनीज़ एक्ट इस चीज़ को मना करता है, तब क्या करेंगे? तब किसकी सुनवाई करेंगे? तब हम प्रोविज़न लगाएँगे स्पेसिफिक ओवर जर्नल का कि भाई जो तेरा एक्ट कहता है तू वो काम कर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वेयर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 2013, जो कंपनीज़ एक्ट के प्रोविज़न है, अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उस बात को नहीं मान रहे विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इन एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर है, ये कुछ बातें बोल रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ बात बोल रहा है, तो प्रोविजन किसका माना जाएगा? प्रोविजन उन एक्ट का माना जाएगा, ये वाली चीज प्रिवेल करेगी, जिसको अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूं, स्पेसिफिक ओवर जर्नल। समझ में आ गया? मैम कंपनीज़ एक्ट जो है हर कंपनी के ऊपर लगने वाला है, पर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इनके खुद के अपने एक्ट है। अगर कंपनी एक्ट के प्रोविज़न इन एक्ट के प्रोविज़न से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो ये वाले जो एक्ट के प्रोविज़न है वो प्रिवेल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है स्पेशल एक्ट के थ्रू, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो बनी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है। अभी रुक जाओ, मुझे पता है आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, आपको ये नहीं पता चल रहा कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? अभी समझाती हूँ। ये चीज़ क्लियर होगी कि मैम सेक्शन 2 क्लॉज़ 20 क्या कहता है? कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि इस एक्ट में बनी या इससे पहले वाले किसी एक्ट में बनी, जिसके अंदर इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी सारी कंपनी इंक्लूड है। ऐसी कंपनी जो सीजी ने नोटिफाई कर रखी है वो कंपनी भी इंक्लूड है, साथ-साथ में हमारी बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूड है। डन? चलो, अब इसके बाद ये चीज़ लिखी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज़ 20 डिफाइन करता है कंपनी को, ठीक है जी। कंपनी का मतलब एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, ये डेफिनेशन है उसकी।
इसका मतलब अगर मैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 को रीड करूं सेक्शन 2 क्लॉज 67 के साथ, तो कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट हुई है। अब बात अटक गई बॉडी कॉर्पोरेट भी, तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 सब सेक्शन क्यों नहीं है, क्लॉज क्यों है, ये तो चीज मुझे पता है, क्योंकि मैम डेफिनेशनल सेक्शन की सारी जो डेफिनेशंस है वो अनरिलेटेड है, समझ रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे हम क्लॉज वर्ड यूज कर रहे हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन मीन्स या इंक्लूड करती है एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया के बाहर भी बनी हुई है, समझ रहे हो। कंपनीज एक्ट में वो कंपनी आती है जो कि इंडिया के अंदर बनी है, जो कि इनकॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट इन इंडिया। पर बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वाइडर टर्म हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट की वाइडर टर्म है, इसमें वो कंपनी भी आ जाएगी जो कि इंडिया से बाहर बनी है। पर क्या ये चीज इंक्लूड नहीं करती, कौन सी दो चीजें वो इंक्लूड नहीं करती, पहली चीज तो कोई भी कॉपरेटिव सोसाइटी, अगर कोई भी कॉपरेटिव सोसाइटी है तो बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं है, या फिर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि भाई कंपनी एक्ट के प्रोविजन इसके ऊपर नहीं लगने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट साफ साफ बता देगी भाई कंपनी एक्ट के प्रोविजन इस पर नहीं लगेंगे, तो उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। तो कोई भी कॉपरेटिव सोसाइटी या फिर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि नोटिफाई कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब एक चीज समझना, बॉडी कॉर्पोरेट आपकी वाइडर टर्म है देन कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी वाला जो इस एक्ट में बनी या प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी। बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है, बड़ी टर्म है, बिकॉज इसके अंदर वो सारी एंटिटीज, वो सारी कॉर्पोरेशन जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है वो भी आएंगी, इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है वो भी आएंगी। और जो कंपनी है वो नैरो टर्म है, बिकॉज इसके अंदर वही कंपनी आएगी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में। तो मैंने एक चीज समझाने की कोशिश करी आपको कि जो आप एक कंपनी इसकी डेफिनेशन समझ रहे हो, इस डेफिनेशन के अंदर सारी कंपनी तो आ रही है, पर यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ गया बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट बहुत एक वाइड टर्म है, बड़ी टर्म है, समझ लो बहुत एक वाइड टर्म है। इस बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में बनी है वो भी आएगी, इंडिया से बाहर बनी है वो भी आएगी। तो अगर मैं क्रक्स की बात करूं, तो मैम एक बात बताओ, क्या मेरा जो कंपनीज लॉ है वो इंडिया के बाहर बनी हुई कंपनी पे लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिकॉज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। आउटसाइड इंडिया, ऐसी एंटिटीज जो कि इंडिया से बाहर बनी है। अब यहाँ देखो, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या चीजें आती है, कंपनी जो इंडिया में बनी, या जो फॉरेन कंपनी है, या फिर कोई एलएलपी हो गई, या फिर कोई कॉर्पोरेशन जो कि एस्टैब्लिश हुई है स्पेशल एक्ट के थ्रू, ये सारी किसका पार्ट बन गई, मेरी बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट बन गई। डन है जी। अब कंपनी के अगर मैं आपको फीचर्स की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना मैम, कंपनी कंपनी की बात करो, कंपनी के फीचर्स क्या है, कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी के फीचर को याद करने की सिंपल सी मेमोरी टेक्निक है, IAS PLTSC, ठीक है। अब मैंने आपको ये जो टर्मिनोलॉजी, ये जो मेमोरी टेक्निक है, इसी सीक्वेंस में लर्न करवा दी। आईएएस लर्न हो जाएगा, PLTSC। सबसे पहली चीज क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। भाई कंपनी आई कैसे, हम सब लोग आए एक नेचुरल बर्थ के थ्रू, कंपनी आई कैसे, कंपनी जन्म लेती है थ्रू रजिस्ट्रेशन। कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है आरओसी के पास, आरओसी के मैम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तभी कंपनी जन्म लेती है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब सिंपल समझना कि कंपनी का बर्थ कैसे हुआ, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो आई से क्या है बेटा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई। अ कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड बाय कंप्लाइंग द प्रिस्क्राइब फॉर्मेलिटीज प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट। भाई कंपनी जन्म कैसे लेगी, जिससे वो रजिस्टर करेगी, और रजिस्टर कैसे करेगी, जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस लिख रखे हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करके, जो इस एक्ट के अंदर फॉर्मेलिटीज लिख रखी है उन फॉर्मेलिटीज को फॉलो करके कंपनी आपको रजिस्टर कर लेगी, एंड वंस इट गेट रजिस्टर्ड वो जन्म ले लेगी, इट विल गेट एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है। इट विल बी एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सेकंड, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है, कंपनी इंसान नहीं है बट एक लॉ की क्रिएशन है, लॉ की आर्ट है, लॉ की कला है। तुम समझ रहे हो, कंपनी इंसानों की तरह नहीं है पर एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ ने इसको बनाया है। कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, कॉन्सिक्वेंटली इसी के लिए कंपनी कैन नॉट फॉल इल, कंपनी बीमार नहीं पड़ सकती, कंपनी मर नहीं सकती, कंपनी इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं हो सकती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बट नॉट एन फिक्टिशियस पर्सन, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि कोई भूत प्रेत है, नहीं। कंपनी वैसे तो आर्टिफिशियल पर्सन है बिकॉज वो नेचुरल पर्सन की तरह बर्थ नहीं करती, पर फिक्टिशियस नहीं है, रियलिटी में कंपनी एग्जिस्ट करती है। द कंपनी डज एग्जिस्ट बट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ की नजरों के अंदर कंपनी जो है एक डिफरेंट पर्सन है जो कि एग्जिस्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। अगर लॉ कह दे, लॉ मंजूरी दे दे, तो कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इंसान नहीं है पर एक लॉ की क्रिएशन है।
IA हो गया S का मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का सिंपल सा मतलब ये समझना, हर चीज सेपरेट है। कंपनी अलग है उसके मेंबर से, कंपनी और मेंबर सेम नहीं है। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। सबसे पहली चीज देखो, अब सीक्वेंस समझो। एक कंपनी है, एक कंपनी को चलाने के लिए काफी सारे क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को क्या कहते हैं? कंपनी के मेंबर्स, जो कि कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पर क्या ये कंपनी रन करते हैं? नहीं, ये अपने बिहाफ पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो कि कंपनी को चलाते हैं। पर आज के टाइप पर अगर मैं एक बात कहूँ, तो भाई कंपनी अलग मानी जाती है, शेयर होल्डर अलग माने जाते हैं। शेयर होल्डर का कोई भी कंपनी के एसेट में इंटरेस्ट नहीं माना जाता है। A company is a legal person in the eyes of law, distinct from its members. लॉ की नजरों के अंदर कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। A company is a separate person having its own rights and obligation. कंपनी के खुद के राइट्स है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी है, कंपनी खुद स्यू कर सकते हैं, कंपनी की खुद की ऑब्लिगेशंस है। मतलब सिंपल से नट शेल में एक बात, कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है? जो ओनर होता है बिजनेस का, वही बिजनेस रन कर रहा होता है, तो बिजनेस और ओनर सेम ही चीज होती है। पर कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस के अंदर क्या है? कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। ठीक है जी। अब पी से यहाँ पे क्या आ गया? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? परपेचुअल, चलता ही रहना। इसका मतलब कंपनी में भाई कोई आओ कोई जाओ, कंपनी इमॉर्टल है, कंपनी नहीं हिलने वाली। कोई मर्जी आओ कोई मर्जी जाओ, कंपनी वहीं खड़ी रहेगी। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। किसी एक पर्सन के आने जाने से कंपनी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है बेटा। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, कोई मेंबर की डेथ हो रही है, जो भी उसके शेयर्स थे वो उसके लीगल असाइनी के पास, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, या फिर अगर कोई लीगल हायर नहीं है तो उसके नॉमिनी के पास चले जाएंगे, अगर नॉमिनी उसने अपॉइंट कर रखा था तो। सिमिलरली अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? उसके पास इतने एसेट्स नहीं बचे कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए। आज समझो मेरी बात को, एक मेंबर पे कितनी है? एक मेंबर के ऊपर डेप है 1 करोड़ की, वो सारे के सारे अपने एसेट्स बेच देगा तो 50 लाख का इंतजाम कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या? मेंबर इंसॉल्वेंट है, भाई कैपेबल ही नहीं है अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, इंसॉल्वेंट हो गया। तो जो भी उसके शेयर थे वो उसके ऑफिशियल असाइनी के पास चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। इसको हम शेयर्स का ट्रांसमिशन कहेंगे। ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है वो हम आगे आएंगे, पढ़ेंगे इस चीज को। अभी के लिए इस चीज को डाल दो होल्ड पे कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। मेंबर की डेथ हुई तो शेयर्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएंगे। अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके शेयर्स जो है वो ऑफिशियल असाइनी के पास जाएंगे। इसका मतलब मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी एक की हो चाहे सबकी हो जाए, कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं हिला सकते। कंपनी विल नॉट बी अफेक्टेड, कंपनी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि उसके जो शेयर्स है वो ट्रांसफर और ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कंपनी के पास नए मेंबर्स आ जाएंगे, ये हटेंगे दूसरे आएंगे, दूसरे हटेंगे नए आएंगे। तो डेथ, इंसॉल्वेंसी, insanity of any member does not affect the existence and continuity of the company. कंपनी की लाइफ जो है वो अनंत काल तक चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। वो उसकी लाइफ जो है मेंबर की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती है। इट इज जनरली सेड दैट मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे, पर कंपनी फॉर एवर एंड एवर चलती रहेगी, कंपनी कभी भी डाई नहीं करेगी। दिस कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। कोई आयो कोई जाओ, कंपनी इमॉर्टल है, कंपनी का कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी। उसके बाद पी हो गया एल। अब देखो एल से मतलब क्या? यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी। अब थोड़ा लाइबिलिटी पे जिक्र करते हैं कि भाई लाइबिलिटी किसकी कैसे रहने वाली है। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? रिस्क। रिस्क कितना रहने वाला है तो वो डिपेंड करता है कि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, या आपने कंपनी को गारंटी दे रखी है, या फिर आपकी कंपनी ही अनलिमिटेड कंपनी है। सबसे पहली चीज तो इस पे देख लो कि अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है कि भाई जो लायबिलिटी है हर मेंबर की, हर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हुई या कंपनी पे कोई भी डेप आई तो भाई मेंबर को अपनी पर्सनल जेब में से पैसा निकाल निकाल कर देना पड़ेगा, तब तब तक जब तक कि कंपनी की लायबिलिटी सेट ऑफ ना हो पाए। अनलिमिटेड लायबिलिटी यार, साफ तो पता चल रहा है। अनलिमिटेड कंपनी, हर मेंबर लायबल है कि वो अपने एसेट्स को कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी को, जब तक कंपनी के सारे डेप्स जो है वो पे ऑफ ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाओ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर एक कंपनी है जिसने अपने शेयर्स इशू कर रखे तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? जितनी अनपेड अमाउंट है। भाई एक शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपीज का है, अभी तक उस शेयर पे मैंने 6 रुपीज की कॉल मनी दे रखी है, तो अल्टीमेटली कंपनी मुझसे कितना मांग सकती है? फ्यूचर के अंदर सिर्फ 4 रुपीज ही मांग सकती है। मैं इतने के लिए ही लायबल हूँ कंपनी को देने के लिए। तो कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड बाय कंप्लाइंग विद द प्रिस्क्राइब फॉर्मेलिटीज प्रिस्क्राइब बाय दिस एक्ट। जो मेरी लायबिलिटी होगी कितनी होगी? अनपेड अमाउंट। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है
तो जितना अमाउंट मैंने गारंटी कर रखा है कि भाई अगर कंपनी सॉल्वेंट हुई या कंपनी को पैसा चुकाने की कभी नौबत आई, कंपनी में पैसा कभी कम हुआ, तो मैं गारंटी लेती हूँ मैं कंपनी को 1 लाख रुपए तक रिम्बर्स करके दूंगी। गारंटी अमाउंट जितना मेंबर ने लिया है, अगर कंपनी लिमिटेड है गारंटी और शेयर कैपिटल दोनों से, तो जितना अमाउंट शेयर्स पे अनपेड है और जितना अमाउंट मैंने गारंटी कर रखा है वो अमाउंट। सिंपल सी चीज है ना। कंपनी की लायबिलिटी, मतलब आप समझ रहे हो, कंपनी की एक लिमिटेड लायबिलिटी है। कंपनी की लायबिलिटी बेटा लिमिटेड है। अब वो कैसे डिफाइन होता है? डिफाइन होता है कि मेंबर जो कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, शेयर्स और गारंटी दोनों है, या अनलिमिटेड कंपनी है। उस केस के अंदर मेंबर की लायबिलिटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैंने आपको वो समझा दिया। उसके बाद बात करते हैं बेटा कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? एक तरीके से एक थप्पा अफिक्स जो करता है, एक तरीके से इसका ऑफिशियल साइन। कंपनी के पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सिंपल सी बात है। कॉमन सील क्या है? कॉमन सील एक तरीके से कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है। कोई भी डॉक्यूमेंट पे अगर कंपनी के स्टैंप मोहर लगी हुई है, इसका मतलब क्या है? वो कंपनी के थ्रू ऑथराइज हो चुका है। कॉमन सील बस ये काम करती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या मैं शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकता हूँ? इसको सिंपल याद करने का तरीका, पब्लिक और प्राइवेट डिपेंड करता है कि कंपनी पब्लिक कंपनी है, डिपेंड करता है कंपनी प्राइवेट कंपनी है। अगर कंपनी बेटा आपकी पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक का मतलब क्या है? कभी भी मेरे को ध्यान में आता, दिमाग में आता है पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब वो सामान मेरे लिए फ्री है। पब्लिक पार्क्स फ्री चीज है। पर अगर कोई भी चीज प्राइवेट लिखी हुई होती है, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में आता है कोई भी चीज रिस्ट्रिक्टेड है, मना नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, रोक लगाई हुई है इस चीज के ऊपर, रिजर्व्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, समझ रहे हो? तो वही सेम चीज है यहाँ पे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, भाई अगर आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी है, तो शेयर्स बिंदास इजीली ट्रांसफर करो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो आपके शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन है, रोक है। ये चीज लिखी हुई है कि भाई शेयर्स तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, आज मेरे हैं कल किसी और के, परसों किसी और के, शेयर्स मूव होते रहते हैं। जैसे आप देखते हो आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर, आज किसी के पास है, कल किसी के पास है, परसों किसी के पास है, आज कल परसों क्या, मिनट मिनट में शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी होती है। शेयर्स जो होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं उस मैनर में जो कि आर्टिकल्स में गिवन है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के पास जो राइट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है। पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ये चीज मैं इस चीज को ध्यान में रख के लिख सकती हूँ। फिर बात करते हैं सेपरेट मैनेजमेंट। भाई कंपनी का मैनेजमेंट अलग है। मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के डिसीजन मेकिंग या डे टू डे अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। मेंबर्स ने क्या किया? अपनी डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा। आप देखो, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके मान लो बहुत सारे मेंबर्स है, स्कैटर्ड है ऑल अराउंड इंडिया, ऑल अराउंड वर्ल्ड, स्कैटर्ड है, मतलब फैले हुए। अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, तो क्या एक एक मेंबर आएगा? अपना काम वाम सब छोड़ छोड़ के एक एक मेंबर आएगा? नहीं। उन्होंने क्या कहा? भाई हम कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं कि हमारे भी यहाँ पे कंपनी के सारे डिसीजन मेकिंग वो करेंगे, कंपनी के सारे डिसीजन वो लेंगे। तो जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना कि मेंबर्स। जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होता है, जो कि मेंबर्स ने इलेक्ट करे हैं। और मेंबर ने जिनको इलेक्ट किया उनका नाम क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर डायरेक्टर्स हम जिसको कह सकते हैं, सिंपली बोर्ड कह सकते हैं। या तो बीओडी कह दो, या डायरेक्टर्स कह दो, या बोर्ड कह दो। डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं और रिमूव किए जाते हैं मेंबर के थ्रू। हम लाएंगे और हम ही इनको हटा सकते हैं। दस द एक्ट हैज इंश्योर्ड अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ मेंबर ओवर द कंपनी। ये एक्ट कहता है कि भाई कंपनी के ऊपर मेंबर का ही कंट्रोल है, बिकॉज कंपनी के डिसीजन कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाना या हटाना किसके हाथ में है? मेंबर्स के हाथ में है। फिर उसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी। भाई कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है। सिंपल सी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट केस था इसके अंदर, बकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सिंपल सी बात ये बोलते हैं कि भाई कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, मेंबर की नहीं होती। हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि द मेंबर हैज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हो? कंपनी देखो खुद के नाम में प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकती है, कंपनी खुद के नाम में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। जो मेंबर है आर नॉट द ओनर्स और को ओनर्स ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी। मेंबर जो है कंपनी के अफेयर्स देखते हैं, पर कंपनी की प्रॉपर्टी पे हक नहीं जमा सकते। मान के हम ये चलते हैं कि मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। अब ये केस क्या कहता है वो समझना। आप एक चीज समझो, अगर मेरी बात ध्यान से समझना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या फिर एक इजी एग्जांपल लेते हैं, जिंदल स्टील्स, ठीक है। जिंदल स्टील्स एक कंपनी है, अच्छा जी मैम, एक कंपनी है जिंदल स्टील्स। अब जिंदल स्टील्स के लिए क्या हुआ था? इसकी जो ओनर थी, जिंदल स्टील्स की जो ओनर थी, मतलब जो बेसिकली शेयर होल्डर थी, उसने क्या किया? उसने जिंदल स्टील्स का पूरा प्लांट जो है ना, उसका इंश्योरेंस करवा दिया अपने नाम पे।
कि भाई जिंदल स्टील का इंश्योरेंस मैं कराती हूँ, इसका जो प्रीमियम है हर साल मैं भुगतान करूंगी उस चीज का। अब कल को जिंदल स्टील्स में कोई भी दिक्कत हो गई, प्लांट पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये जो शेयर होल्डर है वो जाएगी कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास कि लाओ जी मेरा पैसा, मैंने तो इंश्योरेंस कराया था। वो सिंपल सी बात उनको ये कहेंगे कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, ओनर का कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना नहीं जाता। अगर कंपनी को इंश्योरेंस करवाना था तो वो अपने खुद के नाम पे करवाती है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी का। कोई चीज आपकी है ही नहीं। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आज मेरी प्रॉपर्टी है, आप मेरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रहे हो, कल को मेरी प्रॉपर्टी पे कुछ भी हो जाएगा तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी? क्यों देगी? वो सिंपल सी चीज आपको ये कहेगी कि भाई आपका कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था। और यही चीज क्या हुई मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर हुई। कहते एम जो कि वर्चुअली ओन करता था कंपनी के सारे शेयर्स। भाई आप कंपनी का एक शेयर रखो या कंपनी के सारे शेयर्स रखो, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब आप इंडिविजुअल अलग है और कंपनी अलग है लॉ की नजरों के अंदर। समझ रहे हो? आप कंपनी का एक शेयर रखो या कंपनी के सारे रखो, इंडिविजुअल और कंपनी दोनों अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है, अब जो भी टिम्बर था वो कंपनी को बिलोंग करता था, उसको एम ने अपने नाम में इंश्योर करवा लिया। समझ रहे हो? टिम्बर फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गया। अब इंश्योरेंस मांगने गया, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर देगा इंश्योरेंस कंपनी ने। कहते हैं कि एम का तो भाई कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं था। हम आपको किसी भी चीज का रिम्बर्समेंट या क्लेम तब देंगे जब हम ये मानेंगे कि आपका उस चीज में इंटरेस्ट था। आज आपकी कोई भी कार मोटर व्हीकल होता है, वो चोरी हो जाती है या कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ भी हो जाता है उसका एक्स वाई जेड रीजन, तो भाई उसका आपको क्लेम मिलता है। किस रीजन की वजह से? बिकॉज आपका उस गाड़ी पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, आप उसके अंदर इंटरेस्ट रखते थे। वो सिंपल चीज ये कहते हैं कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। समझ रहे हो? कंपनी इज डिफरेंट, मेंबर इज डिफरेंट। जब मेंबर का कोई इंटरेस्ट ही नहीं कंपनी की प्रॉपर्टी में, बिकॉज दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो अगर कंपनी की प्रॉपर्टी को कुछ हो भी गया तो हम आपको कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देंगे। ये वो केस था। अब एक चीज ध्यान रखना, मैम क्या मुझे केसेस लर्न होने चाहिए? बेटा बिजनेस लॉ में बहुत सारे थे, कंपनी लॉ में बहुत गिनती के स्टार्टिंग के चैप्टर के ही आपको, अल्टीमेटली मैं बताऊंगी आपको कुछ 8-10 केसेस ही हैं एटमैक्स लेवल पे। उनको कर लो यार, कुछ भी नहीं है, पूछे जाते हैं आपसे, ऐसा नहीं कि हवाबाजी है, पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के अंदर पूछ लिया जाता है केस लॉ पे। लिख के आओगे ना, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, और जो भी केस लॉ अगर आपको लगता है रेफरेंस में याद है तो उसको हाईलाइट करके आया करो। दूसरा बेनिफिट केस लॉ का क्या है, कोई भी आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है तो वो आपका किसी ना किसी केस लॉ के ऊपर ही वो देते हैं मैक्सिमम टाइम में। बस यहाँ पे एम है तो नाम पे ओ लिख देंगे, यहाँ पे पी लिख देंगे, बस नाम चेंज कर देते हैं। तो वहां पे अगर आप केस लॉ की रेफरेंस देकर आओगे तो वो एग्जामिनर पे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट देगा। तो मैम गिनती के केस लॉ है, 9-10 याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर 10, कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यू। सिंस कंपनी एक डिफरेंट पर्सन है, कंपनी अपने खुद के नाम में रजिस्टर हो सकती है, खुद के नाम में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, साथ साथ में अपने ही नाम से किसी को स्यू भी कर सकती है और स्यू हो भी सकती है। आज मुझे कंपनी को स्यू करना है, आज मुझे किसी भी कंपनी ने गलत काम किया उसको स्यू करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या कंपनी मेरे को स्यू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मैं कंपनी की डेटर हूँ, मैंने कंपनी का बहुत टाइम से पैसा नहीं दिया, कंपनी मेरे को स्यू करना चाहती है, कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अपने खुद के नाम में वो स्यू हो भी सकती है और स्यू कर भी सकती है। तो बेटा ये सारे आपके कंपनी के फीचर्स है। अगर एक क्वेश्चन बनकर आया तो क्या ये लिख सकते हो? यस। जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रखी दैट इज सेल्फ सफिशिएंट, इसके भर आपको कुछ और लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने भी पॉइंट्स लिख कर आओगे मोर देन सफिशिएंट है। अब हम याद कैसे करेंगे? IAS PLT SC याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन पॉइंट के रिमेम्बरेंस के लिए मैंने शॉर्ट चीजें यहाँ पे लिख रखी है, अगर इसको जब भी रेफर करोगे आपको वो पॉइंट्स याद आने लग जाएंगे। परफेक्ट चीज है। बस अब मुझे आपको एक कंसेप्ट बताना है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी तक मैंने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या समझाया? मैम सेपरेट का मतलब अलग अलग, लीगल एंटिटी अलग है अपने मेंबर से, ओनर जो है, मेंबर जो है वो अलग है और कंपनी अलग है। मैंने अभी तक आपको ये बताया। ठीक है जी। देखो, अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी जो कि सेपरेट है उनके मेंबर से, यही चीज बताई कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। ठीक है, इट इज नोन बाय इट्स ओन नेम, कंपनी अपने खुद के नाम से जानी जाती है, कंपनी के खुद के राइट्स है, कंपनी खुद की लाइबिलिटीज है, कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी चुकाएगी, कंपनी के राइट्स है कि मैं इस पे क्लेम कर सकता हूँ, स्यू कर सकता हूँ, कंपनी खुद करेगी, आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली बिकॉज ऑफ द रीजन कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी प्रोविजन, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। ठीक है, अब बेटा इसी सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को प्रूव करते हुए हमारे पास एक केस लॉ आया विच इज सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड का। अब देखो वैसे मैं आपको ब्रॉडली बता देती हूँ उस केस में हुआ क्या था, फिर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, सैलमन जो था एक पर्सन था। ठीक है, सैलमन एक पर्सन था, परफेक्ट है जी। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। देखो,
सैलमन एक पर्सन था जो कि पहले एक सोल प्रोप्राइटरशिप रन करता था। अब मैम सोल प्रोप्राइटरशिप रन करता है इसका मतलब जो बिज़नेस चला रहा है, वही उसका ओनर हुआ। हाँ जी, परफेक्ट। अब सैलमन ने क्या किया, सोल प्रोप्राइटरशिप को करा बंद और अपनी खुद की एक कंपनी खोल ली और कंपनी का नाम क्या लिखा? कंपनी का नाम डाला उसने सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। परफेक्ट है। अब सैलमन ने जो एक कंपनी खोली, इसके अंदर उसने पैसा डाला। कितना पैसा डाला? 39,000 यूरो डाले। कैसे-कैसे? कैश के अंदर 9,000 डाले, उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 20,000 यूरो के और उस कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए 10,000 यूरो के। ठीक है? ये कंपनी में उसने काम किया। अब कंपनी हो गई भाई इंसॉल्वेंट। कंपनी एक ऐसा टाइम आया कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ नहीं कर पाई। कंपनी के एसेट्स जो थे, वो 6,000 यूरो के बचे, जबकि कंपनी की जो लायबिलिटीज़ थी, वो 7,000 यूरो की बची। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब आया कि भाई पैसा देना चाहिए। 6,000 रुपीज़ तो डिवाइड करो। 6,000 रुपीज़ जो एसेट के हैं, अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करवाओ। ठीक है? अब देखो, सबसे पहला क्लेम जो आपके क्रेडिटर्स का आया, वो ये आया कि भाई सैलमन जो है, बेशक हमने माना कि वो सिक्योर्ड है, वो आपका सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है, पर भाई इसको पैसा मत दो पहले, क्योंकि कंपनी भी इसकी खुद की है। समझ रहे हो मेरी बात को? कंपनी इसकी खुद की है, इसी ने कंपनी बनाई, इसी ने कंपनी का मतलब ऐसा किया काम की कुछ गलत ट्रांज़ैक्शन करी, कंपनी इंसॉल्वेंट हुई इसी की वजह से। तो आज सबसे पहले जब पैसा देने की बारी आएगी तो इसको मत दो, क्योंकि ये तो भाई कंपनी के अंदर जो चला रहा है, यही वो पर्सन है। कंपनी तो उसकी खुद की है। सबसे पहला पैसा जो है वो क्रेडिटर्स को जाना चाहिए, उसके बाद जो बचा-कुचा होगा वो इसको जाना चाहिए। ये चीज़ गई बेटा कोर्ट के अंदर और कोर्ट के अंदर ये चीज़ प्रूव हुई कि सैलमन और सैलमन की कंपनी दोनों डिफरेंट पर्सन है बिकॉज़ ऑफ द प्रोविजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब सैलमन भाई सिक्योर्ड है और सिक्योर्ड पर्सन जो होते हैं अनसिक्योर्ड से पहले आते हैं जब भी उनको सेटलमेंट करनी होती है। मतलब अगर मैं सीक्वेंस देखूँ कि अगर मेरे पास पैसा है मुझे सेटलमेंट करनी है तो कैसे आएगी? पहले सिक्योर्ड वाले लोगों को पैसा मिलेगा और बाद में अनसिक्योर्ड वाले लोगों को पैसा मिलेगा। तो जब भी अब कंपनी के एसेट्स बाइफरकेट होंगे, उनका पैसा बटेगा, तो सैलमन को पहले मिलेगा और बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा। क्यों? ऑन द ग्राउंड दैट सैलमन एंड कंपनी बोथ आर डिफरेंट पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी का यहाँ पे कंसेप्ट लगता है। बेशक सैलमन ने ही कंपनी बनाई है, सैलमन ही कंपनी का ओनर है, पर भाई कंपनी अलग है और सैलमन अलग है, ये चीज़ बोली गई। ठीक है? अब पढ़ो इसको। ट्रांसफर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस टू कंपनी। सैलमन ने अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। सैलमन वाज कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ बूट मैन्युफैक्चरिंग। किस चीज का बिजनेस था? बूट मैन्युफैक्चरिंग का। सोल प्रोप्राइटर वो उसका था। उसको छोड़ के, सोल प्रोप्राइटरशिप को हटा के उसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, जिसका नाम उसने क्या दिया? सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ताकि वो अपने बिजनेस को टेक ओवर मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड करे। अब जो उसकी परचेज कंसिडरेशन थी, जो कंपनी उसने बनाई, वो कैसी थी? कंपनी की जो टोटल वैल्यू थी, जो उसने कंपनी खरीदी, कितने की? 39,000 यूरो की, जिसमें कैश में इतना किया, शेयर्स इतने के खरीद लिए और बाकी उसने डिबेंचर के तरीके से पेमेंट कर दी। मतलब डिबेंचर्स खरीद लिए, कंपनी का सिक्योर डिबेंचर होल्डर बन गया। इतने डिबेंचर सैलमन के नाम में इश्यू हो गए, इतने शेयर इश्यू हो गया और इतना उसने कैश में पेमेंट कर दी। ठीक है? सैलमन कंपनी लिमिटेड बनकर तैयार होगी, जिसके अंदर 6 लोग थे, जो कि सैलमन की फैमिली के ही लोग थे और हर फैमिली मेंबर को एक-एक शेयर जो था इश्यू कर दिया गया। सैलमन जो था उस कंपनी का एमडी था, मैनेजिंग डायरेक्टर था। अब क्या हुआ कि कंपनी जो थी अपने डेब्ट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रही थी, इसकी वजह से कंपनी जो थी वो लिक्विडेशन के अंदर चली गई। अब जब लिक्विडेशन में गई तो ये चीज़ देखी गई कि कंपनी ने अपने क्रेडिटर से 7,000 यूरो पैसा बोरो कर रखा है, पर जो लायबिलिटी है वो 7,000 यूरो की है। पर ट्रेड डिप्रेशन की वजह से जो कंपनी के एसेट्स हैं वो कम है। कंपनी के एसेट्स कम पड़ गए, कितने? ओनली 6,000 यूरो के। अगर सारे एसेट्स मैं बेच दूंगी तो इतना ही पैसा रिकवर हो सकता है। सीधी सी बात है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का क्या कंटेंशन आया? वो क्या बात बोले? कहते हैं कि भाई एक बंदा खुद को ही पैसे थोड़ी दे सकता है। आज मैं कहूँ मुझे अपने आप को इतने पैसे देने हैं, मैं इतने पैसे अपने आप को ओ करती हूँ। उन्होंने कहा सलमान सेम पर्सन है। आप कह रहे हो वो सिक्योर डिबेंचर होल्डर है, पहले पैसा उसको जाएगा। नहीं, एक पर्सन जो है खुद को पैसे देने के लिए थोड़ी हो सकता है। अ पर्सन कैन नॉट ओwe मनी टू हिमसेल्फ। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले पैसा दो और सैलमन को जो बचा-कुचा रहेगा वो बाद में देना, क्योंकि सैलमन जो बिज़नेस कैरी ऑन कर रहा है वो अपने ही नाम में कर रहा है और सैलमन जो है उस कंपनी का ही एजेंट है। सैलमन कंपनी लिमिटेड का जो एजेंट है वो सैलमन ही है, मतलब दोनों सेम ही पर्सन है। इसीलिए जो पैसा है पहले हमें दो, बाद में सैलमन को देना अगर कुछ बचा तो। पर कोर्ट का क्या डिसीजन आया? कोर्ट ने ये कहा कि भाई सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड एक रियल कंपनी है। सारी ट्रांज़ैक्शन उन्होंने सही करी है, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। समझ रहे हो? इट हैड एन आइडेंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। सैलमन अलग है, कंपनी अलग है, इसलिए जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होल्डर है, जो कि सैलमन खुद है, उसको प्रायोरिटी में पैसा मिलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड वाले बाद में आना, पहले सिक्योर्ड वालों को देंगे, क्योंकि यही प्रायोरिटी डिसाइड होती है जब भी पैसा मिलता है। समझ रहे हो? बेशक वो उसकी खुद की कंपनी क्यों ना हो। हम ये कहते हैं कंपनी अलग और मेंबर अलग है। किस प्रिंसिपल के ऊपर? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है? अब
इसी प्रिंसिपल का बेनिफिट उठा के बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा, फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉड करना कैसे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कंपनी के अंदर वो कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। अब कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करके कहते हैं कि काम करते हैं, हम कोई भी फ्रॉड कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को हम डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, रॉन्गफुल डूइंग कर सकते हैं। कानून पकड़ेगा किसको, कानून पकड़ेगा कंपनी को। हम तो बच जाएंगे, हम तो सिंपल सी चीज कहेंगे, हम अलग है, कंपनी अलग है, जो मर्जी काम करो, कंपनी खोलो, लोगों का पैसा चोरी करो, फ्रॉड करो, कुछ भी करो। क्यों, अल्टीमेटली तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, हम अलग है, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है। हमने एक कंपनी खोली, किस चीज के लिए कंपनी खोली, कि एक ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं, एक काम करते हैं, लोगों से पैसा मंगवाएंगे और फिर फ्रॉड करेंगे। ठीक है, उनको वो सर्विस कभी देंगे ही नहीं जो हम क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद बेटा ये चीज़ गवर्नमेंट को समझ में आने लग गई कि भाई जो हमने ये प्रिंसिपल बनाया था सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि ओनर अलग है, कंपनी अलग है, इसका तो अननेसेसरी फायदा उठाया जा रहा है, इसका तो लोग फायदा उठाया जा रहा है लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए, डिसाइडफुल एक्टिविटी करने के लिए। तो भाई उन्होंने फिर कंसेप्ट लेकर आए कॉर्पोरेट वेल का। अब वेल का मतलब क्या होता है, वेल का मतलब होता है पर्दा। सीधी सी बात यह है कि अगर हमें कभी भी लगता है, कहीं भी लगता है कि कोई भी गलत काम हो रहा है, तो वहां पे कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में जो ये पर्दा लगा हुआ है ना, इस पर्दे को हटा देंगे हम, इस पर्दे को पियर्स कर देंगे। पियर्स का मतलब क्या होता है, जब भी आप जब भी कोई चीज़ हम छील मतलब एक तरीके से छेद करते हैं उसमें, तो उसको हम पियर्सिंग कहते हैं। डन। या पर्दे को हम हटा देंगे, लिफ्ट कर देंगे इस चीज़ को, अगर हमें लगता है किसी पर्सन ने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी है। बिकॉज़ आज तक शेयर होल्डर्स किस चीज़ का बेनिफिट ले रहे थे? बेनिफिट ले रहे थे भाई, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, दोनों के बीच में एक वेल है, पर्दा है। अब कोई भी काम कर रहे हैं हम गलत, तो हम सीधी बात ये कह देंगे, भाई हम अलग है, कंपनी अलग है, किसी को भी पकड़ना है, कंपनी को पकड़ के ले जाओ। बंद करना है, कंपनी को बंद कर दो, हमारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हम तो पैसे लेके छू मंतर। नहीं भाई, इसीलिए कंसेप्ट आया कॉर्पोरेट वेल का। कह रहे द टर्म कॉर्पोरेट वेल, इसका मतलब क्या है, लॉ की नजरों के अंदर कंपनी बेशक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो अपने मेंबर्स अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है लॉ की नजरों में, पर वेल क्या है, वेल एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो कि इन दोनों के बीच में है, एक कंपनी के लिए और एक मेंबर के लिए। एक साइड कंपनी है और एक साइड मेंबर, और दोनों के बीच में जो पर्दा है उसको हम वेल कहते हैं। अब सेपरेट एंटिटी के कंसेप्ट के अंदर जो कि हमने फेमस केस लॉ देखा था, सैल्मन वर्सेस सैल्मन कंपनी लिमिटेड का, इसने जो भी काम किया था सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए किया था, कोई भी गलत काम नहीं किया था। इसलिए उस केस के अंदर इस वेल को ऐसे ही रहने दिया, इस वेल को हमने पियर्स नहीं किया, उठाया नहीं। पर वेन दिस वेल इज यूज एज अ मीन्स टू कमिट फ्रॉड, पर जब इस पर्दे का हम यूज करते हैं फ्रॉड करने के लिए या कोई भी रॉन्गफुल कंडक्ट करने के लिए, तब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कोर्ट को कि भाई इस पर्दे को वो लिफ्ट अप करे, हटा दे इस पर्दे को, या पियर्स करे, टू लुक कि भाई पीछे ही करने वाले एक्चुअल मेंबर कौन है, कल्प्रिट कौन है, जो कि पीछे इस कंपनी के पीछे, इस पर्दे के पीछे जाके सारे काम कर रहा है, रॉन्गफुल एक्टिविटीज कर रहा है, तो एक्चुअल में कौन लायबल है उसको देखने के लिए। समझ में आ गया कि भाई अब हमने एक कंसेप्ट तो बना दिया, कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, की ओनर अलग, कंपनी अलग, पर वही कंसेप्ट कब लगेगा, जब आपने कोई भी काम किया है वो आपकी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके किया, लॉफुल काम किया। पर आपने कोई भी काम किया अनलॉफुल, रॉन्गफुल कंडक्ट किया, तो भाई उस टाइप पे इस वेल को लिफ्ट अप कर दिया जाएगा, और कंपनी नहीं, इसके पीछे करने वाले जो कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ा जाएगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, जो कि एक्सेप्शन है सेपरेट लीगल एंटिटी का। पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन करो व्हाट इज लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, या फिर पूछा कैसे जा सकता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का एक्सेप्शन बताओ। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का एक्सेप्शन क्या है, आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, दोनों वन इन द सेम थिंग है। अब देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मीन्स कि भाई रियल सेपरेट आइडेंटिटी जो है ना कंपनी की, उसको इग्नोर करो। कंपनी कहते हैं ना कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, तो कंपनी को पकड़ना चाहिए, इस चीज को इग्नोर करो। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मीन्स डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ये लाइन बहुत सुंदर लाइन है, जब भी आप पे इस चीज पे क्वेश्चन बनकर आएगा, ये सुंदर सी लाइन लिखकर आना कि डिसरिगार्ड कर रहे हैं, कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहे टू द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, मतलब कंपनी के ऊपर, कंपनी के आइडेंटिटी पे हम कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहे, और हम पीछे जाके देख रहे हैं कि कौन रियल पर्सन थे जो कि कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये देखो, ये आपके सारे कोर्ट आ गया, जजेस आ गए, ये पर्दे को हटा के देख रहे कि कंपनी के पीछे कौन ऐसे लोग थे जो कि काम कर रहे थे। ठीक है, मेकिंग देम लायबल, उनको लायबल ठहराएंगे फॉर द रॉन्गफुल डन इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम पे जो भी तुमने काले धंधे किए हैं, जो भी गलत काम किया, उसके लिए तुम्हें पकड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जिसको हम क्या कहते हैं, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब जब भी आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का क्वेश्चन आता है, तो इसको ना हम दो चीजों में बाइफिकेट करते हैं। एक तो बेटा आपके आगे जुडिशियल प्रोविजंस, और एक आगे आपके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। एक कौन से आगे, जुडिशियल प्रोविजंस, और एक आगे मेरे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। ठीक है, चलो। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अंडर जुडिशियल डिसीजंस 5 तरीके से होते हैं।
5 तरीके सिखा दूंगी। 500 से रिलेटेड मेरा एक एक केस लॉ है, उस केस लॉ को अच्छे से कर लेना, बिकॉज जो केस स्टडी बन के आती है वो इसी केस लॉ के पीछे से घुमा फिरा के दी जाती है। वहां पे आपको क्लियर इंडिकेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे मेरा कौन सा केस लॉ लग रहा है। सबसे पहला, अब समझ पा रहे हो कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ? मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि भाई आपका कॉर्पोरेट वेल कब लिफ्ट कर दिया जाएगा, कब हम कंपनी को ना देख के उसके पीछे जो शेयर होल्डर्स है, जो एक्चुअल पर्सन है जिसने वो काम किया है, उसको पकड़ेंगे। सबसे पहली चीज कौन से केस के अंदर? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू सबसे लैंडमार्क जो केस है वो क्या है? दिंगशॉ मानेकजी पटेट। दिंगशॉ मानेकजी पटेट के अंदर क्या हुआ था? बेसिकली समझो, एक कंसेप्ट समझो क्या हुआ था। एक एसएससी था जिसका नाम था दिंगशॉ, ठीक है। अब इसको खूब सारा अंधा पैसा आ रहा था, कैसे? इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, मतलब इसने ना कंपनी के अलग अलग कंपनी के ना शेयर्स खरीद रहे थे। अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे तो डिविडेंड मिलता था। अलग अलग कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे थे तो इंटरेस्ट मिलता था। उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इंटरेस्ट मिलता था, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता था। खूब सारा अंधाधुंध पैसा आ रहा था। अब इतना सारा पैसा आएगा तो इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स भी तो देना पड़ेगा, तो उसने दिमाग लगाया। कहते एक काम करता हूँ, एक मैं काम करता हूँ, 4 कंपनियां खोलता हूँ। उस पर्सन ने 4 कंपनीज खोली, और 4 कंपनी, वो जो पैसा था ना, जो उस पर्सन को अलग अलग कंपनी से जो वो डिविडेंड या इंटरेस्ट जो दिंशा को मिल रहा था, उसने कहा मेरे को ना मिलके एक काम करो, वो पैसा जो है ना इन 4 कंपनी के अंदर बाइफरकेट कर दो। और वो कुछ इस तरीके से उसने वो पैसा डालना चालू किया वहां पे, इस तरीके से उस कंपनी की इनकम दिखाना चालू करी कि वो कभी भी टैक्स स्लैब के अंदर आई नहीं, उसका टैक्स बच गया। उस टाइम पे बेटा जो भी टैक्स के प्रोविजंस लगते थे उस टाइम पे उस कंपनी को उस अमाउंट पे टैक्स पे करना ही नहीं था। अब क्या हुआ, एक तरीके से समझो, ये मेरी बैलेंस शीट है, समझ रहे हो? ये मेरा पीएनएल अकाउंट है। मैं एक कंपनी का बता रही हूँ, चारों कंपनी का सेम ही चलेगा। यहाँ पे उन्होंने इनकम दिखाने लग गए। इनकम आती है यहाँ पे, इनकम आ रही है बेटा आपकी डिविडेंड की। देखो, इनकम आने लगी आपकी किसकी? डिविडेंड की। इनकम आने लगी आपकी किसकी? इंटरेस्ट की। ये आपकी इनकम का टोटल लगा यहाँ पे, ये आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया। परफेक्ट है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है आपकी बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा। बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हुआ, यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट, ये कंपनी का बता रही हूँ, एक कंपनी का। और यहाँ पे उसने क्या दिखा दिया कि भाई मैंने लोन दे दिया ये सेम अमाउंट टू दिंशा। ये सेम अमाउंट जो थी मैंने दिंशा को दे दी, बैलेंस शीट होगी सेट ऑफ, काम खत्म। उसने चारों कंपनी के साथ यही काम किया कि कंपनी को इनकम आती थी, कंपनी का नेट प्रॉफिट बनता था, वो नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाके यहाँ पे नेट प्रॉफिट मेरी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे उस चीज को सेट ऑफ करने के लिए उसने दिखा दिया कि ये पैसा मैंने लोन दे दिया दिंशा को। समझ में आ गया? अब वो सारा पैसा एज़ अ लोन के फॉर्म में दिंशा को मिलता था, और दिंशा कभी इसको रीपे करता नहीं था। तो एक तरीके से उसने क्या दिखाया? अपनी वो मनी को रूट कर दिया। कभी उसको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। तो फिर ये कहा गया बेटा डिसीजन के अंदर कि जो 4 कंपनियाँ उसने खोली थी ना, उसका कोई काम-धंधा तो था नहीं। कोई काम करने के लिए कंपनी थोड़ी खोली थी। वो तो उसने अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी खोली थी। इसका मतलब कोई भी गलत काम करने के लिए कंपनी खोली है। कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में जो लिफ्ट है, जो वेल है, उसको पियर्स करेंगे, उसको हम लिफ्ट अप करेंगे और हम दिंशा को पकड़ेंगे। सिंपल सी चीज़। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, एसएससी वाज़ रिसीविंग ह्यूज डिविडेंड, खूब सारा डिविडेंड मिल रहा था। अलग-अलग कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, डिविडेंड मिल रहा था। अलग-अलग कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे थे, इंटरेस्ट मिल रहा था। ऑन सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। उसने 4 प्राइवेट कंपनी खोल दी। जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट का पैसा था, उसने 4 प्राइवेट कंपनी में डाल दिया। उसने कहा कि भैया मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, एक काम करो, इन प्राइवेट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी, जो भी पैसा आएगा इनके खाते में डालना चालू कर दो। ठीक है। अब जो इंटरेस्ट और डिविडेंड का पैसा था वो ये कंपनी रिसीव करा करती थी, और इस तरीके से रिसीव करा करती थी कि वो अपनी लिमिट को एक्सीड ही नहीं करती थी। कभी भी टैक्स स्लैब के अंदर आई नहीं, विद इन द एग्जेम्प्टेड लिमिट्स के अंदर रहती थी। लिमिट के अंदर ही रहती थी, उससे ऊपर कभी बढ़ी नहीं, तो इसलिए टैक्स स्लैब में कभी आई नहीं, उस पर कभी टैक्स लगा ही नहीं। कंपनी का कोई बिजनेस ही नहीं था, कोई एसेट ही नहीं थे कंपनी के एक्सेप्ट दीज इन्वेस्टमेंट। इस पैसे के अलावा कंपनी की कोई भी बिजनेस नहीं था, कोई भी एसेट कंपनी के पास नहीं थे। जो इनकम उसको इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रिसीव हो रही थी, वो उस एसएससी को डाइवर्ट हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ प्रिटेंडेड लोन। उसने दिखाया जानबूझ के कि भाई मुझे तो लोन मिल रहा है कंपनी से, जो कि कभी भी वापस उसने रीपे बैक नहीं किया। पे बैक उसने कभी इस लोन को नहीं किया। कोर्ट ने सिंपल चीज ये कही कि भाई जो कंपनी आपने खोली है ना, इनकॉर्पोरेट करी है, इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही पर्पस है कि ये जो 4 प्राइवेट कंपनी आपने खोली है, आपने टैक्स चोरी के लिए खोली है। फॉर द इवेजन ऑफ टैक्स आपने टैक्स चोरी करने के लिए 4 कंपनी खोली है। हर कंपनी एक तरीके से फ्रॉड है, एक रियल शाम है। देयरफॉर जो भी पैसा इन प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है, हम ये मानेंगे कि वो आपकी खुद की इनकम है, इनकम ऑफ एसएससी मानी जाएगी। यहाँ पे जो लिफ्टिंग हुई कॉर्पोरेट वेल की, वहां पे कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में जो वेल थी उसको लिफ्ट अप कर दिया गया, और कहा कि भाई जो आप धोखे से कंपनी की इनकम दिखा रहे हो वो कंपनी की इनकम नहीं, वो एसएससी की ही इनकम मानी जाएगी। बेटा आगे चलते हैं। सेकंड केस आपका प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। भाई फ्रॉड के लिए
या अगर आपने कोई भी इम्प्रॉपर कंडक्ट किया तो उसके लिए हम कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट अप कर देंगे। जो लैंडमार्क केस है वो कौन सा केस है? लैंडमार्क केस है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। अब सिंपल सी चीज ये थी, हॉर्ने कंपनी का एम्प्लॉय था, ठीक है जी। हॉर्ने कंपनी का एम्प्लॉय था, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई मैं कंपनी का सब कुछ सीख रहा हूँ पर कभी भी फ्यूचर में मैं कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करूंगा। कंपनी के कस्टमर को सॉलिसिट ना करने के मतलब कंपनी के कस्टमर को कभी भी अपना कस्टमर नहीं बनाऊंगा। आप सोचो, आज आप किसी कंपनी में अच्छा रोल प्ले कर रहे हो, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कंपनी आप पे ट्रस्ट करके हर चीज आपको बता रही है, कॉन्फिडेंशियल चीजें, क्लाइंटों की चीजें, सब चीजें बता रही है। पर कंपनी आपसे एग्रीमेंट तो करेगी ना कि कल को खुद की अपनी कंपनी खोल के मत बैठ जाना। समझ रहे हो? तो यही चीज हुई। एक जो एम्प्लॉय था हॉर्न ने, उसको ये बोला गया कि भाई आप कभी भी कंपनी के, हमारी कंपनी के क्लाइंट्स को अपना क्लाइंट्स नहीं बनाओगे, ठीक है जी। जब उसने कंपनी से छोड़ा, कंपनी से अपने आप को अलग किया, टर्मिनेट किया, कंपनी छोड़ के गया, तब उसको एग्रीमेंट ध्यान आया कि अच्छा मैंने तो एग्रीमेंट किया था कि मैं कंपनी के कस्टमर को नहीं ले सकता। एक काम करता हूँ, मैं अपनी खुद की ही कंपनी खोल लेता हूँ। अगर मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली तो कंपनी के साथ तो कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। एग्रीमेंट क्या हुआ था कि वो जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी है और मैं टारगेट्स नहीं करूंगा उसके कस्टमर को। पर ये थोड़ी एग्रीमेंट होता है कि गिलफोर्ड मोटर कंपनी और मेरी कंपनी का टारगेट नहीं करेगी कस्टमर को। बेसिकली समझना चाह रहे हो कि उसने ये सोचा कि भाई एग्रीमेंट में तो मेरा नाम लिखा है कि मैं कंपनी के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकता। मैं तो ये कह दूंगा मैं तो हुई नहीं, वो तो मेरी कंपनी कर रही है और कंपनी और मैं तो डिफरेंट पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये चीज है। तो वहां पे ये केस बोला गया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो ये काम किया है वो आपने इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए किया है, अपने आप को उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से बचाने के लिए किया है। तो इसलिए आपकी कंपनी और आपको एक ही पर्सन माना जाएगा और ये आपका रॉन्गफुल कंडक्ट के लिए आपको पनिश किया जाएगा। सिंपल चीज। एन एम्प्लॉय एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ कि वो जीवन में कभी भी कंपनी के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेगा। जब वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जाएगा, मतलब अपने एम्प्लॉयमेंट के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है जी। जब उसने छोड़ के गया कंपनी को, तो एम्प्लॉय ने अपनी खुद की कंपनी बना ली। उसमें वो था, उसकी बीवी थी और एक और पर्सन था जो कि कंपनी के मेंबर्स थे, सिर्फ वही मेंबर्स थे कंपनी के। अब कंपनी ने धीरे-धीरे क्या करना कर चालू किया, कंपनी ने उसके एम्प्लॉयर के कस्टमर को सॉलिसिट करना स्टार्ट कर दिया। उसके कस्टमर को अपना कस्टमर बनाना स्टार्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपने कंपनी खोली है ना, वो आपने अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए खोली है। बिकॉज़ आप अगर खुद करते तो आप फँस जाते एग्रीमेंट के थ्रू, पर आपने सोचा कि मैं खुद ना करके अपनी एक कंपनी बनाता हूँ और उसके थ्रू कस्टमर को सॉलिसिट करूँगा, तो ऐसी काम नहीं चलेगा। बिकॉज़ आपने कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए काम किया है, जो कि परमिसिबल नहीं था। देयरफॉर कंपनी को रिस्ट्रेन कर दिया गया, मना कर दिया कि भाई आप कस्टमर को नहीं सॉलिसिट कर सकते अपने एम्प्लॉयर के। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी और मेंबर के बीच में पर्दे को हटाया गया। क्यों हटाया गया? बिकॉज़ ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो वो कर रहा था। अब थर्ड केस, डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ कंपनी वेदर एन एनिमी कंपनी। कह रहे हैं यहाँ पे जो लैंडमार्क केस था वो था बेटा आपका डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी का। अगर आपको ये चेक करना है कि भाई कोई भी कंपनी के साथ जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, क्या उसके जो अंदर के जो ओनर्स हैं, जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो एनिमी कंपनी है, तब उस पे कोई भी हम एक्शन नहीं ले सकते। बिकॉज़ पता है क्या होता है, एक प्रोविज़न ये होता है कि अगर आप लेट्स सपोज़ चाइना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अब इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो गई, वॉर छिड़ गई। तो भाई इंडिया और चाइना के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रही थी, उन 2 कंपनी जो 2 कंपनीज़ की ट्रांजैक्शन हो रही थी, वो पॉज़ हो जाएँगी। उसको कोर्ट में आप कभी भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे कि भाई इसने मेरा पैसा नहीं दिया या उसने मुझे सामान नहीं दिया, बिकॉज़ आप एनिमी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो जब एनिमी कंट्री से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो आपकी एनिमी कंपनी बन जाती है। आप समझ रहे हो? अगर चाइना की एक कंपनी है और इंडिया चाइना में वॉर छिड़ गई, तो चाइना की कंपनी के साथ आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपकी वो एनिमी बन जाती है, वो चीज़ है। हाँ, देखो, अ कंपनी वाज़ फॉर्म्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कंपनी बनी, टायर को सेल करना चाहती थी। पर्पस क्या था? सेलिंग टायर मेड बाय जर्मन कंपनी। कंपनी बनी इंग्लैंड में थी। बेसिकली ऐसे सोचो कि इंडिया में कंपनी बनी, पर उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? चाइनीज़ लोग। द जर्मन कंपनी थी वर्चुअली हेल्ड द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द इंग्लिश कंपनी। इंडिया में जो कंपनी बनी थी उसकी पूरी की पूरी शेयर कैपिटल जो थी वो चाइनीज लोगों के पास थी। सारे डायरेक्टर जो थे उस कंपनी के वो चाइनीज थे। जब वर्ल्ड वॉर छिड़ी, देखो मैं सिर्फ चीजों को रिप्लेस कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। जब आप फैक्ट लिख कर आओगे ना इस केस के, तब आप इंडिया चाइना मत लिख कर आना, आप इंग्लैंड ही लिख कर आना अगर आप इस पर्टिकुलर केस का रेफरेंस दे रहे हो तो। ठीक है? जब वर्ल्ड वॉर छिड़ी, तो फिर हमने ये कहा कि भाई जो इंडियन कंपनी जो थी जिसने अपने एक्शन को कमेंस किया था, बेसिकली दूसरी इंडियन कंपनी क्या कहती है कि भाई पैसा दो मेरा, पैसा नहीं मिल पा रहा। अनदर इंग्लिश कंपनी से हम कह रहे हैं पैसा दो। तो ये कहा गया कि भाई हम एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को इग्नोर करेंगे। हम कंपनी के जो बेशक वो इंडिया में बनी, नाम उसका कोई भी इंडियन था, हम कंपनी की आइडेंटिटी को इग्नोर करेंगे। हम देखेंगे कि कंपनी का जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो किसके पास है। अगर अल्टीमेट कंट्रोल चाइनीज के पास है और वो हमारे एनिमीज है, तो जो भी हम उसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं वो मेंटेनेबल नहीं है।
एक सिंपल सी चीज़, अगर मैं इस पूरे केस को आपको कंसोलिडेट करूँ, एक क्रक्स समझाऊँ, तो अगर आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो एनिमी कंपनी के साथ, समझ रहे हो? एनिमी कंपनी के साथ कोई भी अगर आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, एनिमी कंपनी कैसे बनी? बेशक वो आपकी खुद की कंपनी लगे, आपके खुद के देश के अंदर हो, पर देखो कि उसके रियल ओनर्स कौन है? कौन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट सँभाल रहे हैं? अगर वो समझ में आ गया कि वो आपके एनिमी लोग ही हैं, तो भाई आप उस कंपनी के साथ जो भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, उसका कोई भी सूट आप मेंटेन नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ आप कोर्ट के अंदर जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है? उसके बाद केस नंबर 4, चेक अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अब इसका मतलब क्या है देखो, इसमें केस था आपका वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब क्या होता है, एक ना मेरा एक्ट होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मतलब बोनस एक्ट है मेरा 1965 का, जो कि बात करता है कि बोनस कैसे कैसे मिलना चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि बोनस मिलने का एक क्राइटेरिया ये भी होता है कंपनी का प्रॉफिट। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को मैंडेटरी बोनस देना चाहिए। कितना देना चाहिए वो इस एक्ट में डिफाइन था। अब कंपनी ने अपनी बोनस की पेमेंट को बचाने के लिए क्या किया? कंपनी ने अपनी बोनस की पेमेंट को बचाने के लिए अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी खोल ली। सब्सिडियरी मुझे पता है अभी आपको पता नहीं होगी, समझो कि एक छोटी कंपनी खोल ली जिसका पूरा कंट्रोल उसके पास था। मेरी कंपनी थी, मैंने एक और कंपनी खोल ली जिसका पूरा कंट्रोल मेरे पास था, और सारा का सारा जो पैसा था मैं उस सब्सिडियरी कंपनी में भेजे जा रही थी, ताकि लोगों को दिखाई ना दे रहा कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। अब ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा तो बोनस भी नहीं देना पड़ेगा। फिर ये देखा गया कि जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका जो सोल पर्पस था, जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई थी, वो सिर्फ़ पैसा इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी, उसका कोई काम नहीं था, कोई बिज़नेस ही नहीं था। तो वहाँ पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप किया गया और कहा गया कि भाई कंपनी की गलती है, कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी नहीं बनानी चाहिए थी, और जो वर्कमैन है उनको पूरा का पूरा बोनस का जो अमाउंट है वो मिलना चाहिए। डन? एज़ पर बोनस एक्ट 1965, द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस इज़ द प्रॉफिट अर्न्ड, कि भाई कितना बोनस मिलेगा वो डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं। कंपनी अच्छा खासा बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रही थी। कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, कंपनी ने एक सब्सिडियरी कंपनी, और अपनी सारी वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट जो थी उसको ट्रांसफर कर दी। सब्सिडियरी कंपनी कोई बिज़नेस नहीं करती थी, कोई काम धंधा नहीं था, उसके पास कोई एसेट नहीं थे, सिर्फ़ वो इन्वेस्टमेंट थी उसके पास। अब हम कंपनी का फॉर्मेशन देखें, तो जो सब्सिडियरी कंपनी बनाई गई थी, वो सिर्फ़ उसी पर्पज़ के लिए बनाई गई थी कि भाई होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट तो अपने पास रख, ताकि होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम दिखाई दे। भाई कोर्ट ने इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा कि जो सब्सिडियरी कंपनी आपकी फॉर्म हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बोनस की लायबिलिटी को कम करने के लिए हुई है। जो बोनस एक्ट में था ना कि वर्कर्स को इतना बोनस मिलना चाहिए, वो आपको ना देना पड़े, इसलिए आपने सब्सिडियरी कंपनी खोली है, यही उसका पर्पज़ था। देयरफॉर जो भी प्रॉफिट सब्सिडियरी कंपनी अर्न कर रही है, वो ये कहा गया, मान लो कि वो प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी अर्न कर रही है, और उसको बोलो कि भाई अपने वर्कमैन को आपको बोनस देना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट सब्सिडियरी होल्ड कर रही है, मान लिया जाएगा कि वही प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रही है। समझ रहे हो? एक तरीके से क्या किया गया, कंपनी की जो कॉर्पोरेट वेल है उसको लिफ्ट अप कर दिया गया। ये सारे मैं आपको वो केसेस समझा रही हूँ, बहुत लैंडमार्क डिसीजन, जहाँ पे हमने ये देखा कि ओनर्स और कंपनी अलग-अलग होते हुए भी कंपनी के कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप कर दिया गया, और ओनर को बोला गया कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वेयर द कंपनी एक्ट एज़ अ एजेंट ऑफ इट्स शेयरहोल्डर। कंपनी एजेंट जो है, मतलब कंपनी शेयरहोल्डर की तरह इशारों पे नाच रही है, शेयरहोल्डर के इशारों पे। कंपनी जो है शेयरहोल्डर की एजेंट के तरीके से काम कर रही है। वेयर देयर इज़ अरेंजमेंट बिटवीन द शेयरहोल्डर एंड अ कंपनी टू द इफेक्ट दैट कंपनी शेयरहोल्डर की एजेंट बन के काम करेगी। जो बिज़नेस है, हम मान के चलेंगे कि वो शेयरहोल्डर ही कंडक्ट कर रहे हैं, और शेयरहोल्डर की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड मानी जाएगी। अगर कंपनी का कोई भी जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, शेयरहोल्डर के इशारों पे हो रही है, कंपनी खुद अपना कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रही, एक तरीके से शेयरहोल्डर के एजेंट के तरीके से काम कर रही है, तो हम मान लेंगे कि भाई कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट अप करो, और जो शेयरहोल्डर है उनकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर दो। परफेक्ट है। अब मैंने एक चीज़ समझाई, कॉर्पोरेट वेल क्या है? कॉर्पोरेट वेल हमें लिफ्ट करनी पड़ती है अंडर जुडिशियल प्रोविजंस, और सेकंड है मेरा अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या है, कब मैं कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप करूँगी? सबसे पहला जो केस आता है वो आता है बेटा रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट। अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है मेरा सेक्शन 3 है, जो कि इस चीज़ को गवर्न करता है। वो सिंपल सी चीज़ ये कहते हैं कि भई अगर आप आज कोई भी प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो ना, तो मिनिमम 7 लोग चाहिए उस प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए। कंपनी खोलने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया 7 लोग होने चाहिए। पर वही अगर आप कोई भी पब्लिक कंपनी खोल रहे हो ना, तो एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे 2 लोग होने चाहिए कंपनी को खोलने के लिए। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि ड्यूरिंग द ईयर कभी भी 7 से कम लोग हो गए प्राइवेट के केस में, या 2 से कम लोग हो गए 7 से कम लोग हो गए पब्लिक के केस में, या 2 से कम लोग हो गए प्राइवेट के केस के अंदर, और कंपनी स्टिल अपना कंटिन्यू कर रही है, काम करे जा रही है, ऑपरेशंस करे जा रही है, डे टू डे एक्टिविटीज़ करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। तो 6 महीने के बाद जितने भी लोगों को पता था कि कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो चुके हैं, वो सारे पर्सनली लायबल हो जाएँगे कंपनी के सारे अफेयर्स के लिए। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है।
इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो द स्टैच्यूटरी मिनिमम। स्टैच्यूटरी मिनिमम लिमिट क्या है? पब्लिक के केस में मैम 7, प्राइवेट के केस में कितनी है? 2। अगर नंबर ऑफ मेंबर 7 से कम हो गए, लेट्स सपोज 5 हो गए, 4 हो गए, मेंबर छोड़कर चले गया, मेंबर मर गया, कुछ भी हो गया, या प्राइवेट के केस का 2 से कम हो गया, 2 से कम कितना होगा? 1 होगा। कंपनी फिर भी अपने बिजनेस को कंटिन्यू करे जा रही है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा अगर कंपनी ने अपने बिजनेस को करे जा रही है, अपनी लिमिट जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रही, नया मेंबर लेकर ही नहीं आ रही, देन जो रिमेनिंग मेंबर्स रह गए जो कि अवेयर थे। अब अवेयर का बहुत सुंदर सा वर्ड अगर आपको ये सेक्शन आता हो लिख के आना ना, कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट मतलब अवेयर होना। जो भी लोग इस चीज के लिए अवेयर थे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अवेयर होना जरूरी है कि आपको पता था कि नंबर ऑफ मेंबर कम हो चुके हैं, फिर भी आप काम करे जा रहे हो। ऑफ सच फैक्ट शैल बी पर्सनली लाइबल। पर्सनली लाइबल का मतलब क्या है? सेवरली लाइबल, हर बंदा लाइबल होगा फॉर द डेप्ट कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर 6 मंथ। जो भी कंपनी के 6 महीने के बाद जो भी डेप्स वगैरह आ रहे हैं उसके लिए हर बंदा लाइबल होगा। ठीक है, ये मेरा सेक्शन 3 है। देखो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि 1 अप्रैल से कंपनी स्टार्ट करी, 30 सितंबर तक। हमने क्या बोला? 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, 6 महीने तक कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर कम हो गए। कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर जो थे 7 से कम, लेट्स सपोज पब्लिक कंपनी है तो 5 मेंबर हो गए, तो इस पीरियड के लिए सारे मेंबर रिस्पॉन्सिबल है। और इस पीरियड के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ जो भी मेंबर अवेयर थे कि भाई कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो चुके हैं, वो सारे पर्सनली लायबल हो जाएंगे। जो भी लोग अवेयर थे इस पीरियड तक बेटा सारे अवेयर होंगे, और 6 महीने के बाद जो भी लोग अवेयर थे इस फैक्ट से वो लोग पर्सनली लायबल हो जाएंगे। सेकेंड, फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी। अब मैं आगे आपको एक चैप्टर सिखाऊंगी प्रोस्पेक्टस का, वहां पे आप एक चीज समझना कि प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, फिर कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलती है। एप्लीकेशन मनी जिस दिन मिली उसके 60 दिनों के अंदर उसको कंपनी को अपने शेयर्स को अलॉट कर देना होता है। बेटा जिस दिन कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिली उसके 60 डेज में कंपनी को शेयर्स अलॉट कर देने होते हैं। अगर कंपनी नहीं करती है तो अगले 15 दिनों में उसको पूरा का पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ता है विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम का। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो फिर कंपनी को नहीं पकड़ेंगे, कंपनी के पीछे जो ओनर्स है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स है, उनको पकड़ेंगे। ये चीज लिखी हुई है, उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करेंगे। एज पर सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी शैल बी मेड विद इन 60 डेज। जो भी सिक्योरिटी का अलॉटमेंट है 60 दिन के अंदर कर देना फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जिस दिन एप्लीकेशन का पैसा आया 60 दिन में उसके अलॉटमेंट कर देना। इन केस कंपनी एबल नहीं है कि वो सिक्योरिटीज को अलॉट कर पाए 60 दिनों के पीरियड के अंदर, तो भाई जो भी एप्लीकेशन मनी पैसा मिला था ना 15 दिन में उसको रिटर्न कर देना। सारा का सारा पैसा 15 दिन में रिटर्न कर देना 12% के इंटरेस्ट के साथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। 60 दिन के बाद अगले 15 दिनों के अंदर, देखो ना, जिस दिन आपको एप्लीकेशन मनी मिली उसके 60 दिन के अंदर आपको अलॉट कर देने हैं शेयर्स। अगर नहीं कर पाए तो 60 दिन से अगले 15 दिनों के अंदर, मतलब फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ 60 डेज, अगले 15 दिनों के अंदर 12% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा रिटर्न कर देना। ऐसा नहीं करोगे तो कंपनी को नहीं, कंपनी के पीछे जो ओनर्स है उनको पकड़ेंगे। थर्ड, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम। भाई कंपनी का नाम गलत लिख दिया, आप समझ रहे हो? अगर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज पे, हुंडी पे, किसी भी चीज पे कंपनी का नाम गलत लिख दिया जिसकी वजह से सामने वाले ने कंपनी पे कोई भी क्लेम किया, तो कंपनी को नहीं पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे कंपनी, किसी भी कंपनी का कोई ऑफिसर अगर कोई भी बिल ऑफ ट्रेड को, मतलब कोई भी बिल वगैरह को साइन कर रहा है, कोई हुंडी, कोई प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फ्यूचर में तेरे को इस दिन ये पेमेंट कर दूंगा। कोई भी चेक को साइन कर रहा है जहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो ढंग से रेफर नहीं किया गया, रिकमेंडेड वे में, मतलब गलत चीज लिख दी। कोई भी कंपनी का नाम कुछ था, उसने लिख कुछ दिया, गलत लिख दिया, ठीक है, तो जो ऑफिशियल पर्सन है जिसने वो काम किया उसको पर्सनली लायबल माना जाएगा। ठीक है, टू द होल्डर ऑफ बिल ऑफ ट्रेड, जिसको उसने बिल इशू किया था, जिसको उसने वो प्रोमिसरी नोट दिया था, जिसको उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था। अब सिंपल सी चीज ये समझो ना, आप नॉर्मल सी सिनेरियो ये समझो। आज एक पर्सन है मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश ने क्या किया? मिस्टर आकाश एक कंपनी का ऑथराइज पर्सन है, कंपनी का नाम था ABC लिमिटेड। उसने क्या लिख दिया? उसने कंपनी का नाम लिख दिया BBC लिमिटेड। समझ रहे हो? और इस नाम में उसने चेक काट के सामने वाले पर्सन को दे दिया, मिस्टर नैतिक। मिस्टर नैतिक को उसने वो बिल दे दिया। अब मिस्टर नैतिक ने क्या किया कि भैया चेक दिया था, बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक में डिपॉजिट कराया तो डिसऑनर हो गया, उसका नाम खराब हो गया कि भाई ये कैसे हो गया, डिसऑनर हो गया, मैंने जो चेक डाला था डिसऑनर हो गया, मुझे सामने वाली पार्टी को पेमेंट करनी थी। तो उस पे जो भी
जो भी वो डैमेजेस वगैरह इस पे डालेगा कंपनी के ऊपर, उसके लिए पर्सनली लायबल कौन होगा? मिस्टर आकाश, क्योंकि उसने कंपनी का नाम गलत डाला था। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपने कंपनी के नाम की मिसडिस्क्रिप्शन करी, तो जिस पर्सन ने करी है, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। किसके लिए बिहाफ पे? उस पर्सन को जिसको उसने वो बिल काट के दिया था। एक्सेप्ट इफ इट इज़ प्रॉपर्ली पेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी इसको प्रॉपर्ली पे कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो कोई इश्यू ही नहीं है। पर अगर वो बिल डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, कोई भी ऐसी गड़बड़ हो गई, तो फिर वो जो पर्सन था जिसने वो काट के दिया था, वो लायबल होगा। फोर्थ, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। भाई अगर आपने कोई भी काम चालू किया है जिसके अंदर आप फ्रॉडुलेंट काम करना चाहते हो, रॉन्गफुल एक्टिविटी करना चाहते हो, किसी भी पर्सन को डिसाइड करना चाहते हो, डिफ्रॉड करना चाहते हो, तो कंपनी को नहीं आपको पकड़ेंगे। इफ एनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन इज गॉन अहेड विद द एम ऑफ डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, एम क्या है? लोगों के साथ धोखाधड़ी करनी है, क्रेडिटर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ, किसी भी गलत इंटेंशन से, who was intentionally a party on of the business in that way, जो मतलब उस चीज के लिए अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हो, तो आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। पर किसको? कंपनी को नहीं, कंपनी के पीछे जिसने ये काम किया था उस पर्सन को। फिफ्थ, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग कंपनीज ओनरशिप। भाई कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी ना कंपनी की ओनरशिप को चेक करने के लिए कहती है कि भाई चेक करो उसके रियल ओनर्स पीछे कौन है, कौन ये काम कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन द मेंबरशिप ऑफ कंपनी, की भाई कंपनी के पीछे मेंबर कौन है जो ये सब काम कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टू इंडिविजुअल्स हु आर फाइनेंशियली इंटरेस्टेड। ये जानने के लिए कि भाई इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए कौन लोग इंटरेस्टेड थे इन द कंपनी, एंड हु कंट्रोल इट्स पॉलिसी, कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है। दस सेंट्रल गवर्नमेंट में इग्नोर द कॉर्पोरेट वेल। अगर जैसे हमारा प्रोविजन है कॉर्पोरेट वेल का कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज वगैरह हो रही है, तो वो खुद से कॉर्पोरेट वेल के प्रोविजन को इग्नोर करके मेंबर्स को पकड़ सकती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद से लगता है तो। क्लियर हो गया? तो देखो, आज मुझे पता बेटा थोड़ी-सी लेंदी क्लास हुई है, पर आज जो आपने टॉपिक्स कवर करे, ये वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो चैप्टर नंबर 1 है, वो कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? बहुत क्रूशियल टॉपिक्स थे, बहुत अच्छे-अच्छे केसेस मैंने आपको सिखाए हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से समझ लोगे, सुन लोगे अच्छे तरीके से, तब आपका काम बन जाएगा। इससे बाहर कुछ लिख के आना है, नहीं। क्या ये जो नोट्स है सेल्फ सफिशिएंट है? बिल्कुल हाँ। क्या इतना ही कंटेंट लिख के आऊँगा, मटेरियल लिख के आऊँगा, नंबर मिल जाएंगे? यस। क्या यही याद रखना है? बिल्कुल यही याद रखना है। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ पूछना डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो।